अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर तो आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही रखे खुश व खुर्रम, शाद व आबाद, और आप लोगों की तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरी करता रहे, और आप लोगों को हमेशा हर तकलीफ़, मुसीबत, रंज व अलम से हमेशा बचाए रखे अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए मेरी बात की तरफ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने मुझ सब्सक्राइब किया है, और जिन लोगों ने लाइक किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही हर नए आने वाले और हर पुराने वो जिन्होंने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक भी करिए, कमेंट्स भी लिखिए। जैसे ही कहानी स्टार्ट हो आप लाइक करिए, और जैसे कहानी ख़त्म हो तो आप लोग कमेंट्स लिखिए। चाहे जो आपके दिल में उस वक्त जो बात आए आप लोग फ़ौरन लिख दीजिए, ठीक है? तो चलिए आज की कहानी की तरफ आ जाते हैं। आज की कहानी का नाम है खिलौना, और इसकी राइटर हैं सुरैया सगीर सिद्दीकी। मिसेस अनीस के शब ख्वाबी के कमरे में पहुंचकर असगर ने अतराफ का जायज़ा लिया, फिर तेज़ी के साथ चीज़ों को उलटने पलटने लगा। किसी कीमती चीज़ की तलाश थी उसे। अभी वो ज़ेवरात का बॉक्स खोलने की तरकीब ही सोच रहा था कि अचानक उसको चौंकना पड़ा। वो तेज़ी से मुड़ा जैसे उसका दिल बैठ ही गया हो। मिसेस अनीस दरवाजे में खड़ी उसे नफरत अंगेज नज़रों से घूर रही थी। खूब, वो बुलंद आवाज़ में बोली, ये सिला है इस बात का कि मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम पर एतबार किया। तुम जैसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो फ़ोन की तरफ बढ़ी। तुम फ़ोन नहीं कर सकती, वो बोला। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिसेस अनीस इस कदर जल्दी वापस आ जाएंगी। फ़ोन करने की सूरत में खौमखा तुम्हारी ही बदनामी होगी। होने दो, मिसेस अनीस ने सर्द अंदाज में मुस्कुराकर कहा। मेरी उम्र अब वो नहीं रही है कि मैं स्कैंडल्स वगैरह से डरूं या बदनामी से डरूं। वो नंबर डायल करने लगी। रुक जाओ, असगर दहाड़ा। मिसेस अनीस अपने काम में मसरूफ रही। मान असगर ने करीब रखे हुए वजनी गुलदान को उठाया और पूरी कुव्वत से मिसेस अनीस की सिमत फेंका। गु- गुलदान सीधा मिसेस अनीस के सर से टकराया और वो हल्की सी कराह के साथ जमीन बोस हो गई। असगर जल्दी से उसके पास आया और उसने झुककर मिसेस अनीस को देखा। वो मर चुकी थी। उसके दिल की धड़कनें बिल्कुल साकित थीं। उसने गुलदान से अपनी उंगलियों के निशाना साफ किए और उसे वहीं ले जाकर रख दिया जहां पर वो पहले रखा हुआ था। फिर मुड़कर लाश की सिमत देखने लगा। बेवकूफ़ औरत, वो बड़बड़ाया। पूरे घर में वो उस औरत के साथ तन्हा था। उसने अपने आइंदा अक़दाम के बारे में सोचा। उसे बहरहाल इस बूढ़ी मिसिस अनीस से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इस किस्म की किसी भी अधेड़ उम्र से कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। चंद हफ्तों कबल मिसिस अनीस से उसकी मुलाकात एक मार्केट में हुई थी। वहीं उसने उससे पेंगे बढ़ाई थी। खुसूसन मुतल्लका, बेवा, तन्हा और खुद मुख्तार किस्म की औरतें असगर का जरिया माश कही जा सकती थी। दरअसल ऐसी औरतें उसमें बड़ी कशिश पाती थीं। ये बात नहीं थी कि वो बहुत खुश शक्ल आदमी था, ना ही वो उनमें से था जो ताल्लुकात बढ़ाने के लिए तोहफे तोहफ़ वगैरह का सहारा लेते हैं। वो एक 25 साला नौजवान था। उसका कद भी ज़्यादा ऊंचा नहीं था। उसका चेहरा मासूमियत की बहरहाल एक मिसाल कहा जा सकता था। मिस्कीन, भोला भाला और सादा लोसा, यही वो हथियार था जिसके सहारे वो जल्द ही अधेड़ उम्र औरतों पर काबू कर लिया करता था। अगर कोई औरत उसकी जवानी से मुतासिर नहीं होती तो फौरन एक बेसहारा और अकेले नौजवान का किरदार अदा करने लगता था। अमूमन उसके लिए औरतों की ममता का जज्बा उभर ही आता था और वो उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ ही आती थी। असगर चंद लम्हों तक सोचता रहा। फिर उसने पूरे घर का अच्छी तरह जायजा लिया। तमाम कीमती अशिया एक छोटे से सूटकेस में डालने के बाद वो गैराज की सिमत गया जहां उसकी कार खड़ी हुई थी। कुछ देर बाद ही वो अपनी कार में बैठकर वहां से रवाना हो चुका था। रास्ते में उसने मिसिस अनीस के बारे में सोचा। असगर से उसके ताल्लुकात कुछ अच्छे साबित नहीं हो रहे थे। मिसिस अनीस खासी कंजूस औरत साबित हुई थी, और मिसिस अनीस ने इस अरसे में उसे कोई एक अच्छा तोहफा भी नहीं दिया था, जबकि माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ था। औरतें उमूमन उसका ख्याल रखती थी। रहा दंगा फसाद का मामला, तो इससे कबल सिवाय एक वाक़े के और ऐसी कोई बात कभी नहीं हुई थी, और ये वाक़या मिसिस दाऊद के साथ पेश आया था। दरअसल मिसिस दाऊद में ममता का जज्बा बहुत ज़्यादा था।
असगर की दिल पसंद और दुख भरी कहानी मिसेस दाऊद को पर ज्यादा ही असर कर गई थी। मैं अकेला हूँ, उसने अपनी मासूम आवाज में कहा था। माँ बाप का अकेला बच्चा उमन खुद को अकेला ही महसूस करता है। आपको इसका अंदाजा नहीं हो सकता, उसने खला में घूरते हुए कहा था। मुझे आज भी अपना बचपन याद है। वो ठहर ठहर कर बोला था। उसे मालूम था कि इस तरह बोलने का क्या असर होता है। मैं उमूमन अपने ख्यालों में ही गुम तन्हा तन्हा सा बैठा रहता था। मेरा कोई दोस्त कभी नहीं था, ना ही मैं किसी के साथ खेल सकता था। और जब मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई तो ये कहते कहते उसकी आवाज भर आ गई थी और वो चुप हो गया था। फिर इस तरह मुस्कुराने लगा जैसे वो अभी रो पड़ेगा। मिसेस दाऊद पर इसका बेहद असर पड़ा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो असगर का शाना दबाते हुए उसे तसल्लियां देने लगी थी और फिर उनके ताल्लुकात कायम हो गए थे। मिसेस दाऊद तन्हा रहती थी और खासी मालदार भी थी। असगर के चंद दिन बहुत अच्छे गुजरे थे। मिसेस दाऊद इस दौरान में उसे कई बड़े अच्छे अच्छे तोहफे दिए थे, लेकिन असगर में चंद बुराइयां बहरहाल थी। उसके बाद ही फसाद हो गया था। तकरार की इब्तिदा उस वक्त हुई थी जब मिसेस दाऊद के चंद कीमती जेवरात अचानक गायब हो गए थे। बुढ़िया का ख्याल था कि यह हरकत असगर की है। असगर ने उसे भी एक गुलदान फेंक कर खींच कर मारा था और भाग निकला था। वो तो अच्छी बात यह हुई थी कि बुढ़िया सिर्फ बेहोश हुई थी, क्योंकि अखबारों में यही खबर आई थी। असगर हफ्तों तक भागता रहा था। वो जाए हादसा से काफी दूर निकल गया था। शायद मामला आगे ज्यादा नहीं बढ़ाया गया था। अब उसे ये तजुर्बा हो गया था कि ऐसी औरतें इन मामलात में अमूमन चुप ही रहती हैं। फिर वो कुछ ज्यादा ही निडर हो गया था। उसने कई औरतों को डरा धमकाकर उनसे काफी माल वसूल किया था। उसी वक्त असगर के जहन में सिर्फ एक सवाल था कि वो जाए हादसा से मुमकिन हद तक दूर चला जाए। वो कई रोज तक सफर करता रहा। फिर उसने लाहौर के एक इलाके में रुकने का फैसला किया। ये जगह उसकी जानी पहचानी थी। उसे इल्म था कि किन होटल्स में अधेड़ उम्र बेवाएं मुतल्लिका औरतें अमूमन क़याम पजीर होती हैं। उसने फिर ऐसे ही एक होटल का इंतखाब किया। काउंटर क्लर्क ने हैरत से उसे देखा। शायद उसे ताज्जुब हुआ था कि एक जवान आदमी को ठहरने के लिए ऐसे बेरंग होटल होटल क्यों कर पसंद आ सकता है। ये जगह खासी खामोश है जनाब, उसने कार्ड लेकर पढ़ते हुए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, असगर ने जवाब दिया और मुड़कर लॉबी की सिमत देखा, जिसमें एक जानिब लाउंज था और दूसरी जानिब सिमत में डाइनिंग रूम थे। मैं बिल्कुल ऐसी ही जगह चाहता था, वो बोला। मैं ज़रा आराम और सुकून चाहता हूँ, इस लिहाज से ये जगह मौजू है, क्लर्क ने उसे जवाब दिया। यहाँ ज़्यादातर अधेड़ उम्र औरतें क़याम पजीर हैं और वो 10 बजे ही अपने कमरों में चली जाती हैं। रात के खाने के दौरान ही वो तेजी के साथ एक मोटी और अधेड़ उम्र औरत के साथ दोस्ती गांठने में कामयाब हो गया था। दरअसल औरत को वो तबसरा बहुत मुतासिर कर गया था जो आर्थर ने औरत के हुस्न के बारे में किया था। लेकिन अभी ये मुलाकात दूसरे ही मरहले में दाखिल भी नहीं हुई थी कि उसमें एक रखना पड़ गया। हुआ यूं कि उस औरत का जवान लड़का अपनी माँ से मिलने आ गया। असगर को हमेशा से ये उसूल रहा है कि ऐसी औरतों से रब्त व ज़ब्त ना बढ़ाया जाए जिनके करीबी रिश्तेदार मौजूद हों। आइंदा चंद शामें वो अमूमन लाउंज में ही बैठकर मुख्तलिफ औरत की रफ़ाकत में गुजारता रहा। उस वक्त तक उसे कोई काम की औरत नज़र नहीं आई थी, लेकिन एक शाम उसका तारुफ मिसिस शकील से हो गया तो उसे रास्ता हमवार नजर आने लगा। वो औरत कोई ख़ास शक्ल की न थी और उम्र भी खासी थी। उसका जिस्म दुबला पतला था, लेकिन बदन पर लिबास जो था उसका महंगा था और उंगलियों में कीमती अंगूठियां भी थी। उस शाम के इख्तिताम तक असगर उस काबिल हो गया था कि उसके नज़दीक बैठ सके। वो खासी मेहरबान मालूम हो रही थी। वो असगर को अपना ख़ानदानी पस मंज़र बता रही थी। हम लोगों का घराना पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। वो मिसिस शकील के ख़ानदान के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता था। उसे ये नाम कुछ सुना सुना सा शनासा सा लगा था। उसने सोचा कि शायद अखबार में उसके ख़ानदान के बारे में पढ़ा हो। बहरहाल वो औरत दिलचस्प थी। दूसरी शाम लाइब्रेरी से फारिग होकर जो ही वो बाहर निकला था, उसकी मुलाकात फिर से मिसिस शकील से हो गई। उस शाम भी मिसिस शकील ज़्यादातर अपने ख़ानदान के बारे में ही बोलती रही थी। असगर को पता चला कि वो काफ़ी दौलतमंद बेवा हैं और उनके पास शहर के नवाही इलाके में बहुत बड़ी ज़मीन है। आपकी कोई औलाद भी है? कोई नहीं, उसने सर हिलाकर कहा। हाँ, एक लड़का था जो, वो कहते कहते रुक गई
اور اس کے چہرے پر قرب کے اثرات ابھر آئے، لیکن وہ جلد ہی مسکرانے لگی۔ میں ماضی میں جینے کی کوشش نہیں کرنا چاہتی، اس نے آہستہ سے کہا اور چپ ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کی جائیداد کے بارے میں کہیں اخبار میں پڑھا ہے، اصغر نے کہا۔ پڑھا ہوگا، عورت نے کہا۔ میری زمین شہر کے کارپوریشن پارک کے لیے خریدنا چاہتی ہے، لیکن میں اسے بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ میں اسے جذباتی تعلق کی بنا پر نہیں بیچنا چاہتی۔ مجھے رقم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے شوہر میرے لیے بہت کچھ چھوڑ کر مرا ہے۔ اب پھر بھی ہوٹل میں رہتی ہیں آپ؟ اصغر نے اس سے کہا۔ سمجھ میں نہیں آئی میری بات۔ میرا مکان بہت بڑا ہے، جب تم دیکھو گے تو سمجھ لو گے۔ وہاں تنہا رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہاں میرا وجود سمندر میں قطرہ لگتا ہے۔ میں وہاں صرف کبھی کبھی جاتی ہوں، مگر چھوڑو ان باتوں کو۔ کچھ تم بھی تو اپنے بارے میں بتاؤ۔ عورت کی باتوں کے درمیان اصغر برابر سوچ رہا تھا کہ اسے قابو میں کرنے کے لیے کون سا طریقہ مناسب ہوگا۔ عورت کافی دولت مند تھی اور اس کی سمت جھک بھی رہی تھی۔ اس کے سامنے سب سے عمدہ بات یہی تھی کہ وہ اس عورت کے لڑکے کا سہارا لے کر کوئی بات آگے بڑھا سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ بوڑھی عورت کی مامتا کسی ایسے نوجوان کی ہی تلاش میں ہوگی جس پر وہ اپنے جذبے کو نچھاور کر سکے اور تسکین حاصل کر سکے۔ اس نے اپنے پتے ہوشیاری سے استعمال کرنے کی ٹھان لی۔ ایک شرابی باپ، ایک مظلوم ماں کی کہانی تو اس کے پاس پہلے سے ہی تھی، اور پھر اس نے اپنی لڑکھڑاتی اور رکتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک تنہا بچہ تھا جس کا باپ شرابی تھا اور ماں ایک بے زبان عورت۔ میں گھنٹوں ایک ٹوٹے سے اسٹول پر بیٹھا رہتا تھا اور کوئی میرے پاس نہیں آتا تھا۔ میرا کوئی دوست نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ساتھی تھا جس کے ساتھ میں کھیل سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اصغر کو خوشی ہوئی تھی کہ مسز شکیل اس کی جانب دلچسپی سے جھک آئی تھی۔ اوہ، تم کس قدر دکھی لڑکے ہو، وہ بولی تھی، دکھی اور اکیلے بھی۔ پھر دوسرے ہی روز وہ اسے اپنے ساتھ اپنی جائیداد اور زمین دکھانے لے گئی۔ یہ زمین شہر کے نواحی حصے میں تھی۔ مکان 2 منزلہ تھا جس کے ساتھ ہی ایک وسیع باغیچہ بھی تھا۔ اس کے عقبی باغیچے کی وسعتوں میں چھوٹے چھوٹے رہائشی مکان بھی تھے جو خالی تھے۔ وہ قطعہ ارض کئی ایکڑ پر محیط تھا اور اس کے گرد خاردار تار لگے ہوئے تھے۔ قریب سے ایک سڑک بھی گزرتی تھی۔ ان کی کار ایک بڑے سے آہنی پھاٹک پر رکی۔ مسز شکیل نے قفل کھولا اور پھر ہم اندر چلے آئے۔ جب وہ عمارت کے پاس پہنچے تو انہیں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا تھا۔ اصغر کو وہ جگہ بے حد سنسان اور آصف زدہ محسوس ہوئی۔ وہ اس جگہ کی وسعت میں خود کو تنہا محسوس کرنے لگا تھا، حالانکہ مسز شکیل اس کے ساتھ تھی۔ عمارت کے اندر بہت سی کھڑکیاں تھیں تاکہ ان کے ذریعے اندر روشنی جا سکے۔ اندر کے کمروں میں جا بجا مختلف اشیاء بکھری ہوئی تھیں۔ میں نے کچھ ضروری سامان اگبی اسٹور میں لاک کر دیا ہے، مسز شکیل نے کہا۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہاں میں نے کیا کیا رکھ دیا ہے اور کیا کیا رکھنا ابھی باقی ہے۔ آرتھر سوچنے لگا کہ واقعی وہ جگہ اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ادھر ادھر رکھے ہوئے متعدد ظروف بظاہر بیکار سمجھ کر ڈال دیے گئے تھے، وہ اچھے خاصے قیمتی تھے۔ میرے پاس اتنی کنجیاں ہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا کون سی کنجی کہاں رکھ دی ہے، مسز شکیل نے کہا۔ ہاں، مجھے یہ ضرور یاد ہے کہ میں نے چابیوں کا ایک گچھا ادھر دراز میں رکھ دیا تھا، مسز شکیل نے ایک طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ بات اصغر نے گرہ میں باندھ لی۔ اسے امید تھی کہ بڑھیا اسٹور روم بھی دکھائے گی، لیکن جب وہ ادھر نہیں گئی تو اصغر نے دوسرا منصوبہ مرتب کر لیا۔ بہانے سے وہ ٹہلتا ہوا ادھر گیا جہاں وہ میز تھی جس میں کنجیوں کا فالتو گچھا رکھا ہوا تھا۔ اس نے پھرتی سے وہ گچھا جیب میں ڈال لیا۔ 2-4 روز کے بعد ایک دن اس نے اپنے منصوبے کو عملی شکل دینے کی ٹھانی۔ اس نے ایک صبح مسز شکیل سے کہا کہ وہ ذرا اپنے ایک کام سے جا رہا ہے۔ دراصل اس کا ارادہ تھا کہ وہ مکان کے اسٹور میں پہنچ کر دیکھے کہ مسز شکیل کے پاس کیا کیا ہے۔ وہ بہرحال کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس کے باعث مسز شکیل سے اس کے تعلقات بگڑ جائیں۔ وہ صرف اپنا استحجاب دور کرنا چاہتا تھا۔ اصغر وہاں سے روانہ ہو گیا، لیکن کچھ دور جا کر وہ پھر لوٹ آیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ مکان کے اندر پہنچ کر کچن کی سمت بڑھ رہا تھا جس کا دروازہ عقب میں کھلتا تھا جہاں سیڑھیاں شروع ہوتی تھیں۔ زینے کے اختتام پر ایک چوکور سی عمارت اور تھی۔ اس عمارت کی کھڑکیاں کس قدر پھیلی ہوئی تھیں۔ اصغر نے اندر جھانک کر دیکھا، لیکن اسے فرنیچر کے سوا اور کچھ بھی نظر نہ آ سکا۔ سامنے کے دروازے سے ملحق ایک کھڑکی تھی جو نچلے حصے میں کھلتی تھی۔ اس نے کنجیوں کو آزمانا شروع کیا۔ آخر کار ایک کنجی قفل میں لگ گئی۔ اس نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر اندر جھانکا۔
जहाँ अब कुछ रोशनी बाहर से पहुंच रही थी। अभी वो ठीक से कुछ देख ही नहीं सका था कि उसे अपने हुक्म में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। दरवाजा किसी तरह बंद हो गया था। चंद लम्हे बाद ही उसकी समाज से एक निसवानी आवाज टकराई। उसने आवाज की सिमत देखा तो उसे सामने वाली खिड़की के बाहर मिसेस शकील खड़ी हुई नजर आई। वो कह रही थी, मुझे उम्मीद थी कि तुम चारे पर मुंह जरूर मारोगे, और हुआ भी वही। वो सलाखोंदार खिड़की के सिमत बढ़ा। तुम्हारा क्या मतलब है इससे? वो सख्ती से बोला। ये तुमने मुझे अंदर क्यों बंद कर दिया है? भला ये तुम कैसे भूल सकते हो कि फालतू कुंजियां कहाँ रखी हुई हैं? वो हंसी। मेरे भोले बच्चे, मैंने तुम्हें जानबूझकर कुंजियों के बारे में बताया था। आज जब तुमने कहा कि काम से जा रहे हो तो मैं समझ गई कि तुम्हें कौन सा काम होगा। लेकिन मैं तो सिर्फ अपना इस्तेजाब दूर करने आया था। मैंने कुछ लिया नहीं है और ना ही कुछ लेने की नीयत है मेरी। मिसेस शकील ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और बोली, तुम शायद मिसेस दाऊद का नाम भूल चुके होंगे, क्योंकि उसके बाद तुम्हें यकीनन दूसरी औरतें भी मिली होंगी। बहरहाल तुमने मिसेस दाऊद का सर फाड़ दिया था, और वही मिसेस दाऊद मेरी छोटी बहन है जो अभी तक मफलूज है। ये कहते हुए वो खिड़की से कुछ और करीब हो गई। मैं तुम्हारी तलाश में थी। मैंने सोचा था कि अगर तुम मिल गए तो मैं तुम्हें कोई फौरी सजा दूंगी, मगर अब मैंने इरादा बदल दिया है। मैंने तुम्हारे लिए अब एक और बात सोची है, और तुम्हारे लिए मौजू भी वही है। ये कहकर मिसेस शकील सामने से हट गई। असगर को पता नहीं था कि वो क्या कर रही है। उसे किसी बटन के दबने की आवाज सुनाई दी, और उसके साथ ही कमरा रोशनी से मुनव्वर हो गया। उस कमरे में सिर्फ चंद कुर्सियां और एक मेज थी। दीवारों पर जानवरों और बच्चों की कई तस्वीरें आवेजा थी। फर्श किसी रबर जैसे मटेरियल का बना हुआ था। मान असगर ने मिसेस शकील का कहकहा सुना, और फिर वो दोबारा खिड़की में नजर आई। यह कमरा दरअसल एक बच्चे के खेलने का है। सामने की अलमारी में बेशुमार खिलौने रखे हुए हैं। मिसेस शकील कह रही थी, तुम्हारे बारे में मुझे सही इल्म नहीं था, मगर जब तुमने अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे सामने कौन है। मेरी बहन भी मुझे यही कहानी सुना चुकी थी। असगर को अब गुस्सा आ रहा था। वो चिल्लाया, मुझे बाहर आने दो वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। चीखने की जरूरत नहीं है, बुढ़िया ने इत्मीनान से कहा। तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। मेरा एक बच्चा है जो इसी इमारत में तुम्हारे साथ मौजूद है। असगर ने परेशानी और गुस्से के आलम में इधर उधर देखा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो इस वक्त उकब की रिहाइश क्वार्टर्स में होगा। इससे कबल कि मैं बटन दबाकर दरवाजा खोलूं और उसे अंदर आने दूं, उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना जरूरी समझती हूँ। वो ठीक तुम्हारी उम्र का होगा, यही कोई 25 साल का। मेरा इरादा था कि उसे किसी अस्पताल वगैरह में दाखिल करा दूं, लेकिन मेरा दिल आमादा न हुआ। वो दरअसल जहनी तौर पर अभी भी बच्चा है और बाज़ औक़ात कतई गैर मुतवक्का हरकत कर बैठता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो खतरनाक नहीं है। अलबत्ता ये दूसरी बात है कि उसे चिढ़ा दिया जाए तो मुमकिन है वो खतरनाक हो जाए। मुझे यहाँ से निकालो, असगर ने खिड़की की सलाखों पर जोर सर्फ करते हुए कहा। तुम सिर्फ मेरी बात गौर से सुनो, उसी में तुम्हारी भलाई है, मिसेस शकील ने कहा। याद रखो लड़के, अगर तुमने नाखुश किया उसे या उसे गुस्सा दिलाया तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। उसी लम्हे कमरे का दूसरा दरवाजा खुला और एक भारी भरकम मजबूत जस्ते का नौजवान अंदर दाखिल हो गया। चंद लम्हे वो असगर की तरफ देखकर ठिठका और खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में हैरत थी और वो किसी कदर खौफजदा भी लग रहा था। कुछ देर वो इसी हालत में रहा, फिर जैसे उसकी कैफियत बदलने लगी। वो मुस्कुराया और फुर्ती से उस अलमारी की सिमत बढ़ गया जिसमें खिलौने रखे हुए थे। वहां से उसने एक रबर की गेंद निकाली। उसने गेंद को फर्श पर मारकर उछाला और हाथ में रोक लिया। फिर यही अमल कई बार दोहराया। यकायक उसने गेंद असगर की समत उछाल दी और चिल्लाया, खेलो मेरे साथ खेलो। ये कहते हुए उसने गेंद एक बार फिर असगर की तरफ उछाल दी। असगर ने उसे लपक लिया और दोबारा नौजवान की तरफ उछाल दिया। उसी लम्हे मिसेस शकील की आवाज सुनाई दी, जो खुशी से लबरेज थी। अच्छे जा रहे हो। इब्तिदा में तुम्हें खासी थकन महसूस होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द ही इसके आदी हो जाओगे। मेरा बच्चा बहुत अकेलापन महसूस करता था। वो इकलौता है ना, तुम्हारी तरह बचपन से उसे कोई साथी नहीं मिला जो उसके साथ खेल सके। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें तन्हाई का एहसास कभी नहीं होने देगा। बस इतनी थी कहानी। चलिए आप लोग सुनिए और कमेंट्स लिखिए, आप लोगों को कैसी लगी। क्या है ना कि जो जैसा करता है उसके साथ में फिर वैसा ही होता है। तो ये कहानी भी उसी पर ही है। तो आप लोग
سبسکرائب کریے نئے آنے والے، اور کمنٹس لکھیے، لائک کریے، شیئر کریے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔